हेलो एंड वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई होगी हम उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर एट कल्लपक्कम टेक्स क्रिटिकल लीप फॉरवर्ड। ठीक है, क्या है, किस बारे में है, हम देख लेते हैं इसे पूरा। ये जो कल्पक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में बने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, ये ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। क्या हासिल कर ली? क्रिटिकलिटी। क्या होता है इसका मतलब? जब उसके अंदर परमाणु रिएक्शंस खुद से होने लग जाए, प्रतिक्रियाएं अपने आप होने लग जाए तो ये क्रिटिकलिटी स्टेज प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अब रिएक्टर में परमाणु प्रतिक्रिया अपने आप लगातार चल सकती है और यह बिजली बनाने में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बनाने की दिशा में अब आगे बढ़ चुका है रिएक्टर। प्रधानमंत्री जी का क्या बयान आया कि बहुत बड़ा कदम हमने हासिल किया है। ठीक है, और इससे भारत में जो थोरियम है जैसे संसाधनों का उपयोग अब भारत कर पाएगा। ठीक है, ये PFBR है क्या, देख लेते हैं। क्या है ये? 500 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर है ये। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंट्रल फॉर एटॉमिक रिसर्च ने इसे डिज़ाइन किया था। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने इसे डिज़ाइन किया था और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने इसे बनाया। ठीक है, सोडियम का उपयोग जो है इसमें कूलिंग के लिए किया जाता है ये। ठीक है, कुछ PFBR के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्रिटिकलिटी का मतलब देख लिया, प्रतिक्रिया जो है वो बिना रुके चलेगी और खुद से चल सकती हैं। ठीक है, तो इसके अब आगे कई सारे टेस्ट होंगे। ठीक है, पहला चरण क्या रहेगा इसका? फर्स्ट स्टेप यूरेनियम से बिजली बनाना। नियम से क्या बनाएगा ये? बिजली। दूसरा स्टेप रहेगा इसका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR एंड थर्ड स्टेप इसका रहेगा थोरियम का उपयोग। ठीक है, ये 3 चरणों में काम करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा देख लेते हैं हम। फ़ायदा क्या होगा हमें इसका? सामान्य रिएक्टर सिर्फ 1% ऊर्जा निकाल पाते हैं, तो अब क्या होगा? 10% या फिर 10 गुना निकाल पाएंगे ऊर्जा। ठीक है, PFBR से जो ऊर्जा निकालने का काम है वो 10 गुना बढ़ सकता है। पुराने यूरेनियम का भी उपयोग कर सकता है और नया प्लूटोनियम भी बना सकता है। ये इसके कुछ फ़ायदे होंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा? कम ईंधन में ज़्यादा बिजली। ठीक है, अब आगे क्या होगा? टेस्ट कई सारे होंगे, फिर उसके बाद बिजली उत्पादन शुरू होगा और सरकार भविष्य में क्या 2 और PFBR बनाने का सोच रही है, योजना बना रही है। ठीक है, भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य क्या है? अभी भारत के पास कितने 23 परमाणु रिएक्टर हैं। ठीक है, तो उनकी कुल क्षमता 7.5 गीगावाट है। तो इसे 2047 तक गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? 100 गीगावाट करना चाहती है। ये सरकार का लक्ष्य है भारत का। अब चुनौती इसमें क्या है कि जो लिक्विड सोडियम यूज़ करते हैं
ये तकनीकी रूप से थोड़ा कठिन और ख़तरनाक होता है। सोडियम थोड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। और ये जो लिक्विड सोडियम है ये थोड़ा खतरनाक होने की वजह से प्रोजेक्ट में अब तक देरी हुई है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है कि ये एक तरीके का ऐतिहासिक कदम है, उपलब्धि है भारत के लिए। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है अभी भारत, ठीक है। इतना ही था इस न्यूज़ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम। डिलिमिटेशन वुमेन्स रिजर्वेशन पॉलिटिकल डायनेमिक्स, ठीक है। क्या है ये? महिला आरक्षण और राजनीतिक बदलाव। कौन सा? महिला आरक्षण के बारे में है ये पूरा आर्टिकल। देख लेते हैं हम क्या है इसमें। सितंबर 2023 में सरकार ने महिला आरक्षण कानून पास किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है ये? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ये पास किया गया था, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं इनमें 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से महिला आरक्षण कानून जो है प्रस्ताव की पारित किया गया था और 33% सीटें जो हैं आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभी सरकार क्या करना चाह रही है? उस समय ये कहा गया था कि पहले जो है नई जनगणना होगी उसके बाद सीमांकन होगा। ठीक है, ज़रूरी डिलिमिटेशन ज़रूरी बताया गया था। ठीक है, अब सरकार क्या बोल रही है कि 2011 की जो जनगणना है उसके बेसिस पर ही महिला आरक्षण जो है लागू करना चाहती है ना। लेकिन ठीक है, और जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 से बढ़ाकर सीधा 816 करना चाहती है ना। तो इसमें समस्या क्या है? पुराना डेटा है, 2011 का जो डेटा है वो पुराना है। देश की जो तस्वीर है वो सही तरीके से नहीं दिख पाएगी ना। बहुत बड़े बदलाव हुए हैं 2011 से 2026 तक। शहरों का विकास हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, कोविड का असर हुआ है। फिर दूसरी चीज़, उत्तर भारत को फ़ायदा होगा, दक्षिण भारत के राज्यों को थोड़ा कम फ़ायदा होगा, है ना। ये भी देखने को मिला है। फिर राजनीतिक फ़ायदा सरकार को क्या होगा? अभी चुनाव आ रहे हैं ना 2027 और 29 में फ़ायदा लेना चाहती है सरकार। ठीक है, तो इस प्रकार से हो रहा है। सीमांकन जो प्रक्रिया है वो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्याओं को, सीमांकन क्या होता है? आरएस और विधानसभा की जो सीटें होती है लोकसभा और विधानसभा की, उनकी संख्या और सीमाएं तय करना डिलिमिटेशन कहलाता है, सीमांकन। ठीक है, 1970 के दशक में से रुकी हुई थी और अब इसे फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है सरकार। सीटें बढ़ाने से होगा क्या कि दक्षिण राज्यों को संतुलन देने की कोशिश होगी, लेकिन फिर भी जो उत्तर भारत है वो थोड़ा फ़ायदे में ही रहेगा। ओबीसी की और कुछ अन्य मांगे हैं वो भी देख लेते हैं हम क्या है इस आर्टिकल में। और ठीक है, अगली जनगणना जातीय जनगणना भी, कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी के लिए अलग कोटा होना चाहिए। ये महिला आरक्षण की बात हो रही है कि इसमें ओबीसी के लिए और मुस्लिम ओबीसी के लिए जो है अलग कोटा होना चाहिए, ऐसा अन्य मांगे हैं, है ना। चिंता क्या है कि महिलाओं की सीटें कैसे घूमेंगी ये साफ नहीं है। सीट बार बार बदलती रही
नेता अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे और विकास और जवाबदेही पर असर पड़ेगा। ठीक है, महिला आरक्षण अच्छा है, लेकिन समय और सही डेटा के साथ लागू करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सबरीमाला का जो केस था उसके ऊपर अभी जो फैसला आ चुका था, लेकिन जो कोर्ट है वो फिर से संज्ञान ले रही है इस मामले का, तो उसके ऊपर ये छोटी सी न्यूज़ आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 में जो सबरीमाला टेम्पल से जुड़े अपने फैसलों की जो समीक्षा है वो फिर से चालू करी। टेम्पल, ठीक है, क्या कहा था उस समय सरकार ने, मतलब कोर्ट ने, कि मंदिर में प्रवेश का अधिकार है सभी, खासकर 10 से 50 साल की जो महिलाएं हैं और हर उम्र की महिला को अधिकार है मंदिर में प्रवेश करने का। ठीक है, ये 2018 का फैसला है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोर्ट की एक बड़ी बेंच इस बात पर विचार कर रही है कि 2 मुद्दे हैं। एक तो धार्मिक आज़ादी अनुच्छेद 25, दूसरा धार्मिक संस्थाओं के अधिकार अनुच्छेद 26। इन दोनों चीज़ों को लेकर जो बड़ी बेंच है कोर्ट की, वो विचार कर रही है कि इनके तहत भी हमें फैसला करना होगा। सुनवाई में क्या बातें सामने आई कि सामाजिक बुराइयों को धार्मिक परंपरा कहकर नहीं बचाया जा सकता। अगर किसी बुराई को धर्म का रूप दिया गया है तो कोर्ट दखल दे सकता है। अगर आप बुराई का रूप दे रहे हैं, बुराई को धर्म का रूप दे रहे हैं, तो कोर्ट दखल दे सकता है। ठीक है, वहीं सरकार का क्या मानना है, ये कोर्ट का कहना था, और सरकार का क्या मानना है कि धर्म में सुधार करना कोर्ट नहीं बल्कि संसद का काम है, संसद और विधानसभा का काम है। कोर्ट को ये तय नहीं करना चाहिए कौन सी प्रथा जो है धार्मिक प्रथा, कौन सी ज़रूरी है। ठीक है, कोर्ट के अन्य जजों की राय भी ये है कि धर्म में फैसला करना कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क पर चलता है और विज्ञान तर्क पर चलता है, और जो धर्म है वो आस्था पर। ठीक है, ये कुछ बातें इस न्यूज़ में आई गई थी। अब मुख्य सवाल क्या है कि कोर्ट क्या यह तय कर सकता है कि कोई धार्मिक प्रथा ज़रूरी है या नहीं, और अगर वह प्रथा समाज के लिए गलत है तो कोर्ट उसे बदल सकता है या नहीं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसमें उठ कर आए थे, देख लिया हमने इस न्यूज़ को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल आया था ये था कस्टोडियल डेथ, मतलब पुलिस की हिरासत में जब किसकी मृत्यु हो जाती है तो कस्टोडियल डेथ कहलाती है। पुलिस हिरासत में मृत्यु। ठीक है, तमिलनाडु का एक गांव था, है ना, तो उसमें ऐसा हुआ कि एक बाप और बेटे को ले लिया हिरासत में, और उन पर इतना ज़्यादा पुलिस ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, उन्हें खूब मारा पीटा, और उसके बाद दोनों बाप बेटे की डेथ हो गई। ठीक है, तो पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सक्रिय न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पीड़ित और गवाहों का हिम्मत होना चाहिए सच बोलने का उनके अंदर, और मजबूत जांच जिसके पक्के सबूत मिल सकें। ठीक है, तो 6 साल पहले तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के सत्तानकुलम पुलिस स्टेशन में एक व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, और उन्हें पुलिस ने बहुत बुरी तरह पीटा
और यातनाएं दी। अब मदुरई की एक अदालत ने इस मामले में शामिल 9 पुलिस कर्मियों को सज़ा सुनाई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मामला रहा है। हालांकि अदालत द्वारा मौत की सज़ा देना सुधारात्मक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है, फिर भी यह फैसला पुलिस के लिए कड़ा संदेश है कि उन्हें अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। यह मामला शायद एक सामान्य हिरासत में मौत जैसा ही रह जाता, लेकिन इसमें जो है पक्के सबूत मिल गए यातनाओं के। ठीक है, तो इसलिए मामला आगे बढ़ पाया और सज़ा मिल पाई। ठीक है, कुछ ऐसा ही था इस न्यूज़ में। अदालत ने सभी आरोपियों को बराबर दोषी माना, लेकिन हो सकता है कि ऊपरी अदालत में इस पर फिर से विचार किया जाए। ठीक है, इतना ही था इसमें। चलिए साथियों, धन्यवाद। इसके प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ उपलब्ध हैं।